नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अफसरनामा में मेरे साथ भारतीय वन सेवा के यूनियन टेरिटरी काडर के एक ऐसे युवा ऑफिसर हैं जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश में एक ऐसे परिवार से हैं जहां कला, साहित्य, संस्कृति इनका संगम देखने को मिलता है। उनके माता पिता दोनों एक बहुत ही एक्सपोनेंट तरीके से एक्सपर्ट के तौर पर आगे बढ़ते रहे। उनके पिता श्री राम तिवारी जी और उनकी मदर जो हिंदी साहित्य की एक प्रोफेसर रही हैं। ये घर के ऐसे संस्कार थे जिनको उन्होंने ग्रहण किया और उसके बाद उन्होंने अटेम्प्ट किया अखिल भारतीय सेवा के लिए और आखिरकार उन्हें कामयाबी मिली और बहुत अच्छी रैंकिंग के साथ, ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ उन्होंने इसे हासिल किया है। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं 2023 बैच के यूटी काडर के हमारे जो आज के मेहमान हैं अथर्व तिवारी जी से। थैंक यू सो मच मुझे होस्ट करने के लिए और मैं आभारी हूँ आपका और आपके न्यूज़ चैनल का। जी बिल्कुल, आपसे बात करके यही अनुभव हो रहा है मुझे कि ऐसा लगता है कि बस अभी कॉलेज ख़त्म हुआ है और मेरे सामने एक ऑफिसर बैठा है। सबसे पहले यही मैं जानना चाहूँगा आपसे कि परिवार में संस्कृति, साहित्य इन सब का एक संगम था, मिलना जुलना था। इसके बीच में आपने कैसे मन में ये बात आई कि, क्योंकि मैं जैसा आपसे पता चला मुझे कि आप खुद एक फिलॉसफी के बड़े गंभीर विद्यार्थी हैं, तो कैसे मन में बात आई कि अखिल भारतीय सेवा की तरफ जाना है? क्या आपकी जो अध्ययन की शक्ति थी इसी ने आपको मोटिवेट किया उधर जाने के लिए? जी, जैसा कि मैंने इंजीनियरिंग की है कंप्यूटर साइंस में और उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में था, बट वहाँ मैं पढ़ता रहता था जो कि हिस्ट्री है, कल्चर है या फिर साइंस है। तो उसको पढ़ने की आदत के कारण मैंने सोचा कि इसको क्यों ना एक पब्लिक सर्विस के लिए परस्यू किया जाए और मैं पढ़ता गया और भगवान की दया से मेरा सिलेक्शन हो गया, माँ बाप के ब्लेसिंग्स और भगवान की दया से। तो ये जर्नी रही है मेरी। जी जी, ये बताइए कि जब आप एक अटेम्प्ट लेते हैं किसी भी क्षेत्र के लिए आगे बढ़ने के लिए तो हर्डल्स भी आती हैं, चैलेंजेस भी आते हैं। कई बार बीच राह में आने के बाद हमें लगता है कि बहुत टफ है, बहुत कठिन है। जी। आपने जब ये सफ़र शुरू किया तो क्या लगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी आप एक प्रोफेशनल इंजीनियर रहे, एक अच्छी कंपनी में गुड़गांव में आप नौकरी भी आपने 1 साल तक की, फिर आपने पीएससी के ज़रिए मध्य प्रदेश में एक अच्छा जॉब हासिल किया, लेकिन फिर भी यात्रा करते रहे तो इतने सारे पड़ाव भी बीच बीच में आते रहे, डिस्ट्रैक्शंस भी आते रहे। कैसे आपने अपने को फोकस किया? जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पड़ाव थे वो मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत उन्होंने मदद की है। जी, अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में, मुझे लगता है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाना था, पर क्यों नहीं हुआ मुझे समझ में आता है कि उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा एक तरह से मैच्योर नहीं था। तो अब जब मैं काफ़ी इशूज़ को देखता हूँ पब्लिक सर्विस में तो उनमें ठहराव की ज़रूरत है, थोड़ा सोच समझ की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है वो हर्डल्स बहुत ज़रूरी थे। बहुत इम्पोर्टेंट बात। जी जी जी। और एक जो हमारे गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो वो उसी के विचार है कि आपको कर्म करते जाना है और आपका प्रारब्ध है, अगर आपको मिलेगा तो मिलेगा, वरना आप पढ़ाई में खुश रहिए। तो क्या आप ये हमारे जो युवा एस्पिरेंट्स हैं, जो आकांक्षी हैं, जो आना चाहते हैं, उनसे आप ये कह रहे हैं कि आपका काम है सिर्फ पढ़ना और अटेम्प्ट करना? जी, आप रिजल्ट पे फोकस हो जाएंगे तो फिर डिस्ट्रैक्शंस होगा या कमज़ोर होंगे आप? जी, मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम देना भी एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि आप दे पा रहे हैं एग्ज़ाम, आपके पास रिसोर्सेस हैं, माँ बाप का गाइडेंस है, सपोर्ट है, तो उसको एक मज़े के लिए आप पढ़ने के लिए दे रहे हैं पेपर और उसको बस करते रहना है। साथ में अगर प्लान भी है तो अच्छी बात है, पर आप बहुत ज़्यादा रिजल्ट पे फोकस नहीं कर सकते क्योंकि एक लक फैक्टर भी इन्वॉल्व रहता है। तो बाकी सब छोड़ के आप पढ़िए और होना है तो भगवान करवा ही देंगे, वरना आप कुछ अच्छा करेंगे लाइफ में। और तो जो पहला अटेम्प्ट था आपका, तो आप क्या फील करते हैं कि उस समय आप रिजल्ट पे कुछ ज़्यादा फोकस हो गए थे, कुछ डिस्ट्रैक्शन इसीलिए हुआ? मैं ये बताना चाहूँगा मेरे प्रीलिम्स में उस साल भी शायद वन ऑफ द हाईएस्ट थे। आई स्कोर्ड 150 नंबर्स, तो पढ़ाई में तो मेरी कहीं कमी नहीं थी, पर ये हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा ये कह सकता हूँ इमोशनल था, या इंटरव्यू में जब पहुँचा तो हो सकता है मैं इतना मैच्योर नहीं लगा। तो उसके बाद मैंने अपनी कमियों पे फोकस करा और समय थोड़ा लगा, बट मुझे लगता है कि मिल ही गया जहाँ पहुँचना था। आपने 2 बड़े इम्पोर्टेंट मंत्र दिए हैं
कि आप जब भी आप आगे बढ़ते हैं और जो चीज़ें शायद आप अचीव करते हैं जो आपको बहुत पसंद नहीं होती हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ नहीं से ये बेहतर है जी। और इसके साथ ही आगे बढ़ना है, लेकिन वो आपको मैच्योर करता है, वो आपको परिपक्व करता है, वो बताता है कि आगे आपको जब महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी आएगी तो कैसे शेप अप करें, अपने को कैसे तैयार करें। इस दौरान अथर्व कई क्षण आते हैं जब निराशा का घटाटोप घिर जाता है। जी। मैंने अपने जीवन में भी देखा कि कुछ पल तो मैं अपने जीवन के याद करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं कैसा उस वक्त ये सोच पाता था कि आगे कोई रास्ता ही नहीं दिखता। आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ कि सब कुछ अच्छा था, पढ़ाई बहुत अच्छी थी, आप बहुत मेधावी शुरू से रहे हैं विद्यार्थी, आपसे ज़्यादा शायद विश्वास आपके पेरेंट्स को और आपके मित्रों को आप पर होगा, लेकिन अगर फिर भी थोड़े बहुत झटके आते हैं लाइफ में तो आपके जीवन में आया कोई पल निराशा का ऐसा? जी, बहुत आए हैं निराशा के पल। और मुझे अभी भी याद है जैसे इंटरव्यू का रिजल्ट आया था और मैं बहुत खुश था कि हो ही जाएगा, और जब नहीं हुआ फाइनली, मेरे सारे दोस्तों का हो गया था उस साल, तो मैंने कुछ नहीं, मतलब ये आंसू वगैरह स्वाभाविक है आना, पर मैं अपने आईपैड पर पढ़ता था, तो आईपैड निकाल के मैंने पढ़ने लग गया क्योंकि 8 दिन बाद फिर से पेपर था। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है मेंटली, बाकी सब चीज़ें सही हो जाती हैं लाइफ में, बस वो समय वापस नहीं आता है। तो आपने अपने को फिर फोकस किया, जी, सारे भावनात्मक जो भी टर्मोइल था, हाँ जी, उसको आपने सेट असाइड किया और आपने फिर अपना आईपैड खोला और पढ़ने लगे। आपकी यही ऑप्शन है भैया, हाँ जी, न दैन्यम न पलायनम, जी, युद्ध करना जरूरी है। अर्जुन युद्ध करो। जी। बहुत अच्छा, ये एक और बहुत इम्पोर्टेंट मंत्र है आप युवाओं के लिए कि युद्ध करना है आपको, ना आपको पीछे हटना है और ना निराश होना है। डिस्ट्रैक्शंस आज की पीढ़ी के सामने बहुत से हैं, आप एकदम आगे की युवाओं की पीढ़ी के फ्रंटलाइनर्स में से हैं। आज हमारे सामने OTT कंटेंट भी है, हमारे सामने बड़ा एक जो मोबाइल और जो हमारे आईपैड हैं, यही हमारे लिए एक गैलेक्सी है बिल्कुल इंफॉर्मेशन की, एंटरटेनमेंट की। तो इनसे कोप अप करने के लिए आपने कोई अपना एक शेड्यूल तय किया था कि इतनी देर देखूंगा या बिल्कुल ही नहीं देखूंगा, या कैसे कैसे वो शेड्यूल पढ़ाई का आपका, और कितना घंटा पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे आप? देखिए, मुझे लगता है कि एक डेली आप एक चॉइस लेते हैं, डिस्ट्रैक्शन है तो मतलब आप लक्ष्य के प्रति बहुत सीरियस नहीं है, तो आपको अटेम्प्ट ही नहीं फिर करना चाहिए कुछ भी लाइफ में, अगर डिस्ट्रैक्शन से आप हो रहे हैं। तो मैं मतलब सोता था 8 घंटे और 1 घंटा खाने वगैरह में, बाकी जो भी मैं काउंट नहीं करता था, मतलब पढ़ता ही रहता था। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका लक्ष्य है तो उसकी तरफ कंटिन्यूस प्रयत्न करना चाहिए, अगर डिस्ट्रैक्शन है तो फिर आप यू आर नॉट कट आउट फॉर इट। मतलब इस प्रोग्राम में अफसरनामा में कई बार हमारी कई युवा आपकी तरह जो ऑफिसर्स आए, मेल एंड फीमेल, उनसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कई बार ऐसा दिल करता था कि आज सिनेमा देख लें, आज कोई अच्छी मूवी, दोस्त या कहीं बाहर निकल जाएं, चिल करें, जरा किसी रेस्टोरेंट में बैठें, लंबी गपशप करें। ऐसा आपके मन में भी विचार आते थे? मतलब बर्नआउट हो जाता है कई बार, लगातार आप पढ़ते हैं तो दिमाग नहीं चलता है। तो उस दिन मैं मतलब मुझे जिम का बहुत शौक है, अरे वाह, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा दौड़ लेता था, या कुकिंग खुद के लिए कुक कर लेता था, या स्केचिंग कर लेता था। कुकिंग का भी आपको शौक है? मतलब हल्का फुल्का, इतना नहीं, बट भूखा नहीं रहूंगा ऐसा है। ऐसा जी। तो आप मतलब उस दिन कुछ अपने लिए बनाने की भी कुछ कोशिश कर लेते थे और वर्जिश कर लेता था, एक्सरसाइज वगैरह का आपको काफ़ी वो है, तो इससे काफ़ी आप फील करते थे कि काफ़ी रिलैक्सेशन होता? काफ़ी रिलैक्सेशन होता है जी। मोटिवेशन की अगर मैं बात करूं तो चूंकि आप तो दर्शन और आपकी लेगेसी में है, दर्शन, लिटरेचर, घर का माहौल बड़ा एकेडमिक रहता होगा, तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह की बातें। पेरेंट्स के रोल को आप कैसे देखते हैं? आपके माता और पिता दोनों बहुत ही वेल एजुकेटेड और वेल कनेक्टेड हैं बाय ऑल मीन्स जी, तो किस तरह का एक मोटिवेशन आप, क्योंकि कई युवाओं को हम देखते हैं कि पेरेंट्स उनसे बड़ी जल्दी उम्मीद लगाते हैं और उनसे ज़्यादा बेचैन और उनसे ज़्यादा परेशानियाँ, उनसे ज़्यादा टॉकेटिव और उनको बार बार इंस्ट्रक्शंस देने वाले पेरेंट्स हो जाते हैं। जी,
आपके साथ तो नहीं था ऐसा? नहीं, मेरे साथ तो इसका एकदम उल्टा था। उल्टा था। जी, वो कहते थे कि थोड़ा ब्रेक ले लो, चलते हैं कहीं, या अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है मनोवांछित तो कहीं और देख लो, हम तो खुश हैं ही तुमसे। तो मैं कहता था ठीक है, ये मैं खुशी के लिए कर रहा हूँ। लेकिन कई बार जब पेरेंट्स इतने अच्छे होते हैं तो उसका भी प्रेशर आ जाता है। जी, प्रेशर तो नहीं रहता था। मैं इसमें सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे कभी प्रेशर नहीं दिया, बहुत अच्छा ही लगता था मुझे। आपके ऊपर खुद तो नहीं आया प्रेशर कि इतने अच्छे पेरेंट्स हैं, मेरे से ये कह रहे हैं कि तुम रहने दो, जो नहीं भी होता है तो कोई इश्यूज नहीं है? मतलब वो एक मोटिवेशन का भी सोर्स है कि इनके लिए मुझे कुछ अच्छा करना है। जी, तो वो ऐसा है कि मेरा इतना सौभाग्य, मेरे ऐसे माँ बाप हैं, तो मैं और अच्छा करूँगा। जी जी जी। और फिर आखिर वो प्राउड मोमेंट आया कि जब उन्होंने आपको देखा जहाँ आप होना चाहते थे। जी। दोस्तों का कितना रोल आप देखते हैं? क्योंकि हम सुनते हैं कई बार कुछ ऑफिसर्स जो सेलेक्टेड हैं वो कहते हैं दोस्त बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ कहते हैं हमने तो बिल्कुल सबसे दूरी बना ली थी, पेरेंट्स से भी रात को 1 घंटे बात करते थे, अगर हम दिल्ली में या कहीं बाहर हैं तो हमने 1 घंटे का समय रखा हुआ था। आप कितना दोस्तों की भूमिका को कैसे देखते हैं? जी, मेरे दोस्त काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे मेरी जर्नी में, पर ज़्यादा दोस्त नहीं थे मेरे, 3-4 ही दोस्त थे और वो अभी भी दोस्त हैं। तो हम लोग ये करते थे कि एक दूसरे के जो उत्तर, ये सारे सेलेक्टेड हैं अभी? एक सेलेक्ट नहीं हो पाए, बाकी मेरे साथ ही हैं। और अच्छा। जी, बाकी अदर सर्विसेज में गए हैं। अदर सर्विसेज? जी जी। तो उनका काफ़ी रोल रहा है कि मतलब वो कहते थे कि यार तुम इतना पढ़ते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो वो लोग भी पढ़ते थे साथ में, और एक दूसरे के उत्तर को हम देखते थे कि इसको और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक वो रोल रहा है। तो वो एक कंपैरिजन भी मिलता है कि इन्होंने कैसा किया, जी मैंने कैसा किया। अपनी अब तक की जर्नी में जहाँ आपकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी रही। जी जी, 42 रैंकिंग, ऑल इंडिया? जी, ऑल इंडिया रैंकिंग। जी, कमाल है, बहुत शानदार, बहुत बधाई आपको। कोई ऐसा पड़ाव जो आप हमारे युवा साथियों के साथ शेयर करना चाहें, कोई ऐसा मोमेंट जिसने आपको बहुत ताकत दी हो और आपको अपने पे भी गर्व हुआ हो कि मैं एक बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा और मैंने ऑल इंडिया सर्विसेज को निकाला ही नहीं, एक अच्छी रैंकिंग मिली? कोई ऐसा पड़ाव आपके इस जर्नी में आया हो कोई? जी, मैं अभी उधमपुर में पोस्टेड था और वहाँ पे पंचारी करके एक जगह है, आपने आपके व्यूज़ ने शायद नाम ना सुना हो। जी। तो काफ़ी रिमोट लोकेशन है और वहाँ मैं डेली जाता था, बैठता था लोकल्स के साथ। तो जो उनकी समस्याएं थीं, तो समस्याएं तो हर जगह होती हैं, पर वो बड़े खुश होके मिलने लगे थे मुझसे, 2 महीने में काफ़ी फ्रैंक हो गए। तो उनके साथ जो मैंने पर्सनल एक टच डेवलप किया, तो उनको जब मैं जा रहा था तो बड़े कुछ आंसू लेके आए कि सर आप वापस आ जाइएगा। मैंने कहा नहीं, मैं ट्रेनिंग करने ख़त्म हो गई, बट मैं आऊँगा पोस्टिंग लेके। तो वो काफ़ी अच्छा था कि पूरा स्टाफ, मतलब आंसू थे उनकी आंखों, मेरे भी आंखों में आंसू थे। ऐसा लग रहा था कि फैमिली बना ली मैंने, और घर से इतने दूर एक और फैमिली बनाना एक मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा अचीवमेंट था मेरे लिए। जी, कमाल है, जी। वाह। मनुष्य जो है वो निश्चित तौर पर हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं जी, और एक दूसरे के सुख दुख से बहुत कनेक्टेड होते हैं। और जितना मैं आपके व्यक्तित्व को देख रहा हूँ तो आप एक बहुत गहरे और बहुत अंदर से बहुत प्रेमपूर्ण, एक प्रेम से भरा हुआ आपका व्यक्तित्व है। तो क्या आपने वहाँ पंचारी, जिस जगह का आपने जिक्र किया, किस तरह का वो एरिया है? जम्मू कश्मीर बहुत सुंदर है और ये जम्मू का एरिया है पंचारी। जी, तो किस तरह के, और जैसा आपसे बात चल रही थी और पता भी चला कि वहाँ से कटरा भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जी, जी, तो पंचारी से कटरा भी काफ़ी पास में है जी, और काफ़ी सारे वहाँ स्थल हैं। हाँ। जैसे सांकरी देव करके एक भगवान का, महादेव का मंदिर है। हाँ। तो पंचारी में वो है स्थित, वहाँ से यात्रा निकलती है। फिर वहाँ मैंने एक ट्रैक बनवाया था, सांकरी देव से एक और स्थल है। तो ये काफ़ी सारे अच्छे धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे, और हिल स्टेशन है। तो वहाँ ठंड भी काफ़ी रहती है, और मेरा सौभाग्य था मैं ठंड के वक्त में ही वहाँ गया, तो मैंने अच्छी ठंड देखी, और मध्य प्रदेश का निवासी होने के बाद और अच्छा मैं अप्रिशिएट कर पाया वहाँ। हिल स्टेशन है, अच्छे पेड़ हैं, देवदार के, कैर के, कैल के, चीर के। तो मैंने इतने अच्छा प्लांटेशन कभी नहीं देखा था अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं भोपाल में ही हूँ, अर्बन एरिया में ही हूँ। काफ़ी नया अनुभव था और मैं पहली बार मैंने देखा। बहुत सुंदर बात। तो ये जो आपने जगह बताई, ये आपके
वहाँ के फॉरेस्ट जम्मू के फॉरेस्ट विभाग के डिपार्टमेंट के अधीन ही है पूरा? जी 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 जी। वाह। मैं उसका इंचार्ज था पंचारी में। तो आपने एक ट्रैक का निर्माण भी कराया हुआ? जी, एक ट्रैक का। जी जी, डेफिनेटली। अच्छा, ये कहाँ से किसी आध्यात्मिक या धार्मिक स्थल को जोड़ने वाला ट्रैक था ये? सांकरी देव जो मंदिर है, वहाँ से ऊपर एक हिल जाती है वहाँ, और वहाँ एयरफोर्स का एक स्टेशन भी है, तो वो पास में ही सारी चीज़। तो वैसे भी यहाँ जाना जाता है अपने एयरफोर्स स्टेशन के लिए। और अब जबकि आप अपनी ट्रेनिंग को लगभग कंप्लीशन, वर्ज ऑफ कंप्लीशन है आप, पूरा करने की तरफ है आप, तो अब पोस्टिंग भी आपकी पहली बहुत नज़दीक है, और एसीएफ आपकी पहली पोस्टिंग? हाँ जी, एसीएफ का मुझे रैंक मिलेगी। जी। और ये लाइकली है कि ये जब उधमपुर ही होगा? नहीं, जम्मू या कश्मीर में मुझे किसी भी डिवीजन में अटैच कर सकते हैं। जी। और आपका जो कार्डर है ये यूटी कार्डर जी, यूटी एगमोड टेरिटरी। जी। तो जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, जी, कहीं भी, अंडमान, लद्दाख, दमन दीव, ये इस तरह की, जी, लद्दाख, यहाँ सब तरफ आप जा सकते हैं। तो मतलब ये है कि वन सेवा आपकी रियल मीनिंग में वन सेवा है कि आप बहुत हिली और बड़े खूबसूरत जगहों पर आप रहेंगे। आगे कैसे देखते हैं आप, क्या आपका सपना है? क्योंकि निश्चित तौर पर जो आपने अचीव किया है, अब आगे बहुत सारे जीवन में और चुनौतियां भी होंगी, नए चैलेंजेस भी होंगे, और काम करने का एक बड़ा अवसर भी होगा। तो कैसे देखते हैं आगे इन दोनों चीज़ों को? जी, जैसा आपने बताया कि अभी सिलेक्शन हुआ है, तो अभी तो कहानी बाकी है। तो ये सिर्फ पड़ाव है, स्टार्टिंग पड़ाव है। जो भी आएगा मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे सीनियर्स हैं उनसे सीखना है। और जो परिदृश्य चेंज हो रहा है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, या ग्रीन इंडिया मिशन है, या मिशन लाइफ है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। और क्योंकि मैं टेक्नोक्रेट हूँ, तो अपने टेक्नोलॉजी का रोल भी इसमें ऐड कर सकता हूँ। तो इधर ही मुझे देखना है, साथ में पर्सनल ग्रोथ की मैं कैसे एज ए ह्यूमन बीइंग इवॉल्व कर रहा हूँ, वो भी सीखना है। आपसे बात करके पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आपका राइटिंग स्किल भी बड़ा मजबूत है। मैं जर्नलिंग करता हूँ अपने जो भी थॉट्स होते हैं, या दिन भर में जो भी एक्सपीरियंस करा। डेली डायरी मेंटेन करते हैं? जी, डायरी। अरे वाह, वाह, जो कि मैं छुपा के रखता हूँ, ताकि पेरेंट्स से भी? हाँ, सबसे, क्योंकि वो बहुत ही इंटीमेट थॉट्स हैं। जी, इंटीमेट है। जी, कि किस चीज़ को कैसे अच्छे से कर सकता हूँ मैं। जी। और फिर मैं क्रिकेट खेलना पसंद है मुझे, और जिमिंग पसंद है। क्रिकेट में क्या बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं, या ऑलराउंडर हैं, या? लेग स्पिनर हूँ और राइटी ओपनिंग बैट्समैन हूँ। ओपनिंग बैट्समैन? अरे वाह। तो किस लेवल तक खेले हैं आप? यूनिवर्सिटी लेवल तक गए? जी, मैं जो एकेडमी में मैं कैप्टन था अपनी टीम का, तो वहाँ बाकी सर्विसेज से, जो रेवेन्यू सर्विस है मसूरी में? जी, देहरादून में। तो उनसे हम लोगों ने मैचेस किए, ज़्यादातर मतलब 90% हम जीते हैं। अरे वाह। तो मैं उसमें आपका बड़ा वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन रहा। मैं मानता हूँ ऐसा। आपकी विनम्रता बड़ी स्तुत्य है कि आप चीज़ों को इस रूप में देखते हैं। कंक्लूड करूँगा एक दो सवालों के साथ। जीवन का एक दर्शन जो बहुत सर्वप्रिय होता है, वो ये है, गीता जो कहती है कि एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स। जीवन जैसा है उसको वैसा स्वीकार करिए। और आप इसमें क्या ऐड ऑन करेंगे कि जीवन जैसा है वैसा ही स्वीकार किया जाए, या उसमें रंग भरने के लिए हमारा कर्म की जो तुलिका है वो भी उठा के जुड़ जाना चाहिए? जी, मतलब मैं अद्वैत में इसका मुझे जवाब मिला है। हाँ। कि उसमें 4 बताए गए हैं, श्लोक हैं। नित्य अनित्य वस्तु विवेक की, जो परमानेंट और इम्परमानेंट है उसमें आपको समझना चाहिए कि क्या डिफरेंस है। और एहमथार्थ भोग विराग, कि जो भोग है उसका एक तरह से आपको छोड़ देना चाहिए, कि जो भी हैं भोग की चीज़ें हैं, आप थोड़ा एक डिटैचमेंट डेवलप कीजिए। और चौथा है साम दाम आदि साधना संपत्त, तो एक साधना की तरफ जाना है। और चौथा है ममक सत्व, कि सीखना या जो आपका लिबरेशन है उसके लिए एक डिज़ायर होनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ें अगर मैं डेवलप कर पाऊँ, या हर कोई कर पाए, तो अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है, इसमें फोकस करता हूँ। हमारे बहुत सारे साथी, मैं अक्सर ये सवाल करता हूँ जब आप जैसे ऑफिसर हमारे बीच में आते हैं जी, कि वो अक्सर ये सोचते हैं और भटकते रहते हैं, जो ऑप्शंस अवेलेबल उनके सामने हैं जी। किसी ने कोई ज्ञान दिया तो उन्हें लगता है यही सफलता का बड़ा मंत्र है। फिर उनको लगता है कि ये नोट्स बड़े अच्छे हैं तो इनको पढ़ के पा। आपने ओवरऑल ये अचीवमेंट जो आपका रहा है यहाँ तक का, एक जर्नी आपकी रही है,
और जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से कंक्लूड किया है। जी एग्ज़ाम क्लियर करने की मैं बात कर रहा हूँ। जी एक बहुत ग्लोरियस तरीके से आपने उसको, आप क्या कहेंगे कि सफलता, ठीक है उसका तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होनी चाहिए? जी, मुझे लगता है फोकस बहुत ज़रूरी फोकस, है। ध्यान। जी, जो भी करें उसको 100% करें। ये चीज़ बहुत ज़रूरी जी, है। और ये, इसमें कोई बेईमानी नहीं चलती बिल्कुल। है। आपको इसका जवाब आपके भीतर आपकी अंतरात्मा देती है जी। कि आप कितने फोकस्ड हैं। जी, और अगर आप बार बार अपना बचाव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप डिफोकस हैं। हाँ, मतलब वो टास्क आपको नहीं करना चाहिए फिर नहीं जी, करना मत करिए। अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हाँ। या तो करें तो बहुत अच्छे से करें या फिर छोड़ दें। ऐसा पकड़ें जिसमें आप फोकस कर पाएँ। जी, और ये तभी संभव है जब वो काम जो आप कर रहे हैं उसमें आपका पैशन, जी। आपकी दीवानगी, बिल्कुल। आपकी बिल्कुल अंदर से एक स्ट्रेंथ इन्वॉल्व हो। जी, आगे जीवन आपके लिए किस तरह से, क्या शादी तो होगी ही जल्दी, लेकिन इसके साथ एक के बाद एक चैलेंज। भारत में वनों का सिकुड़ता हुआ स्वरूप हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, जी, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी और विकासशील से निकल कर विकसित होने की तरफ बढ़ना, जी, इंडस्ट्री, सड़कें, पुल, आधुनिकता, इन सब के बीच में सबसे ज़्यादा संकट अगर किसी पर है तो वो प्रकृति पर है। जी। जी, क्या कैसे देखते हैं इनसे आप, इस चैलेंज को? तो जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने एक मिशन लाइफ का मंत्र दिया है, तो वो मुझे लगता है काफ़ी इम्पोर्टेंट माइलस्टोन हो सकता है, क्योंकि वनों का जो हमारा फॉरेस्ट कवर है उसको तो हम बढ़ाना ही है, साथ में लाइफस्टाइल चॉइसेस को भी करना है ताकि ग्रीन फ्यूल की तरफ हम जाएं, कार्बन एमिशन कम हो। तो इधर हमें ज़्यादा फोकस करना है, साथ में एक्स्ट्रा ग्रीनिंग एफर्ट्स तो करने ही करना है। बिल्कुल आपने जी, सही जी, कहा। बिजली का उपयोग हम कम करें, जी, फॉरेस्ट रिलेटेड जो वस्तुएं हैं, उनको, कागज़ और ये सारी जी। चीज़ें, इनकी तरफ हम कम जाएं। जी, और एक बायोडिग्रेडेबल चीज़ें जो भी हैं, जो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाती, बिल्कुल। उनकी तरफ बढ़ें। कार्बन एमिशन आज पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा चैलेंज है। जी। अथर्व जी, बहुत अच्छा लगा। जी, थैंक यू सो मच। मुझे लगा आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो भीतर से बहुत भरे हैं, जी, और जो व्यक्ति भीतर से बहुत भरा होता है वो अभिव्यक्ति में थोड़ा कंजूस होता है। जी, वो क्योंकि उसे मालूम है कि बोलना निरर्थक है, करना सार्थक है। हाँ, और इसीलिए आपका नाम भी अथर्व से, मुझे लगता है गणपति जी का नाम है। जी, जी, बिल्कुल। वाह, तो कितना शुभतावादी नाम है, और आपने उसको जी। चरितार्थ भी किया है। बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके पूरे परिवार को। जैसा आपने मम्मी पापा को बहुत श्रेय दिया है, आपके बड़े भाई साहब ऑलरेडी इंजीनियरिंग के बाद वो भी एक रेप्यूटेड कंपनी में जी, काम कर रहे हैं। तो एक कुल मिलाकर परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। जी, और जब मैंने भी वो तस्वीर देखी जिसमें प्राउड पेरेंट्स जी, जी, आपके साथ थे जी, कि हमारा बेटा फाइनली जी, अपने कर्म क्षेत्र में आ गया है ग्लोरियस अपॉर्चुनिटी के साथ। बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ये थे 2023 बैच के भारतीय वन सेवा के अधिकारी, जो यूटी काडर है उनका, यूनियन टेरिटरी, और वर्तमान में वो ट्रेनिंग का अपना अंतिम हिस्सा पूरा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और बहुत लाइकली है कि वहीं उनकी पोस्टिंग होगी, और एसीएफ के तौर पर वो जब अपनी ट्रेनिंग पूरी करेंगे तो दायित्व संभालेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं अथर्व, वो बहुत अभिव्यक्ति में बहुत ही किफ़ायत बरतते हैं, और इसकी वजह ये है कि अध्ययनशीलता उनकी इतनी गहरी रही है। हालांकि एक राज उन्होंने हमारे साथ खोला है कि उनकी जो डायरी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वो डायरी, उसमें न सिर्फ उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके अपनों के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं, उनके अपने समाज, प्रदेश और देश के बारे में हैं। और ये बहुत ही वैल्यूबल एक हैबिट है, बहुत अच्छी आदत है ये, कि आप अगर डायरी लिखते हैं वो आपके जीवन का सबसे प्रेसिशियस, सबसे महत्वपूर्ण सरमाया होती है, क्योंकि वो अपने युग का एक दस्तावेज़ भी है। अथर्व आज से 20 साल बाद जब उस डायरी के पन्ने खोलेंगे तो वो अपने युग का एक दस्तावेज़ होगी कि 2025 का भारत, मध्य प्रदेश, भारत में वनों की स्थिति कैसी थी। तो ये जो चीज़ है, तो आपके लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन है। और अपने को अभिव्यक्त करना, जो लोग नहीं चाहते कि वो समाज के सामने अपनी पीड़ा कहें या मम्मी पापा के ऊपर अपनी बात बार बार कहें, उनके लिए डायरी अभिव्यक्त करने का, एक्सप्रेस करने का बड़ा अच्छा मंत्र है। वो कहते हैं फोकस है आपके पास तो आपके लिए ये संसार है। आप जिस भी जगह जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं।
अगर आप बार बार दूसरों को जिम्मेदार बताते हैं और सो कॉल्ड डीफोकस होने के लिए आप दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं, तो माफ़ कीजिए, ये रास्ता शायद आपके लिए नहीं है। मुझे सबसे मूल्यवान मंत्र उनका यही लगता है, पढ़िए, खूब पढ़िए, ये समय, ये उम्र आपकी पढ़ने के लिए है। और पढ़ते समय फोकस को सबसे ज़्यादा, फोकस यही बात है कि जो बात द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से पूछी और अर्जुन ने कहा कि मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। तो ये दुनिया में फोकस होने का सबसे अल्टीमेट एग्जाम्पल है। और मैं भी चमत्कृत होता हूँ उस समय, सरप्राइज़ होता हूँ जब अथर्व मुझे दर्शन के बारे में बताते हैं, चाहे वो सांख्य दर्शन हो, चाहे द्वैत अद्वैत हो। और उसके श्लोक को वो बहुत करीब से जब बताते हैं तो उनके गहरे व्यक्तित्व के पीछे छिपा हुआ एक गहन भारतीय चिंतन दर्शन का स्कॉलर भी मुझे नज़र आता है। अवसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और अवसर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे।